गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 23 जून, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 23 जून के करंट अफेयर। और उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहा करिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको नोट्स बनाना है, रीडिंग करना है, पढ़ना है, तो जो भी मटेरियल है वो कहाँ पर, टेलीग्राम के लिंक पर हम शेयर कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है उसको विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है मॉर्निंग का थॉट हमारे पास, और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आइए महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, उनको शत शत नमन करते हैं। और साथ में ही हम सबको अच्छे से पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका एक दर्शन था। उनका कथन था कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए किसी व्यक्ति का। और चरित्र निर्माण इस तरीके से होना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर साहस का विकास हो सके, उसके अंदर जो मानवीय गुण है उसका विकास हो सके, और जो उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उसके प्रति लगनशील होकर वो मेहनत कर सके। इस तरीके की भावनाओं का विकास हो सके। यानी महात्मा गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति तभी सफल हो सकता है, एक शिक्षा तभी सफल हो सकती है, या कोई भी एजुकेशन तभी सफल हो सकता है जब उस व्यक्ति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए, उस व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, और साथ साथ में उसके चरित्र का भी निर्माण हो सके। यानी जो मानवीय गुण होते हैं उसके अंदर पूरी तरीके से विकसित हो सके। तो चलिए इन गुणों को विकसित करते हैं अपने अंदर, महात्मा गांधी जी को याद करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट जो बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल विडो डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2010 में, कब, 2010 में 23 जून को ये दिन मनाने की बात करी गई थी। और उसके बाद से ही हर साल 23 जून को इंटरनेशनल विडो डे मनाया जाता है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि किस तरीके से दुनिया की वो औरतें जो विधवा हो चुकी हैं उनके अधिकारों का समर्थन किया जाए, उनके अधिकारों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए, और उनके प्रति जागरूकता फैलाई जाए पूरी दुनिया में। ओके, तो हमने बात कर ली इंटरनेशनल विडो डे के बारे में, जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 23 जून को हम संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले 2002 में, 20 दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसने एक प्रस्ताव पारित किया था, और 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाने के बारे में बात करा था। और उसके बाद से ही हर साल ये दिन मनाया जाता है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि पब्लिक, जो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, सार्वजनिक रूप से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी भूमिका के बारे में, उनका जो रोल है समाज के लिए, उसके बारे में लोगों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, और उनके उनके जो सेवाएं हैं उसके मूल्य को समझा जाए, जिससे कि समाज में उनकी वैल्यू बनी रहे। क्लियर हो गया? तो हमने बात कर ली यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के बारे में, जो हर साल 23 जून को हम मनाते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे मना रहे हैं। इसके पीछे का मोटिव ये है कि पूरी दुनिया को जो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, उसके प्रति जागरूक किया जाए। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, तो उसकी उपयोगिता को पूरी दुनिया में बताने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को। ओके, तो हमने बात कर ली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे के बारे में। ओके, देखिए जो बात कर रहे हैं हम अभी फिनलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं पेटेरी ओरपो। कौन? पेटेरी ओरपो को चुन लिया गया है। तो साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 107 सदस्यों ने इनका समर्थन किया संसद में जब चुनाव हुआ था, और 81 ने विरोध किया था, और 11 अनुपस्थित रहे थे। अब ये किसकी जगह लेंगे? तो ये सना मरीन की जगह लेंगे। तो यानी फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो पेटेरी ओरपो बन गए हैं। ओके, फिनलैंड के बारे में जानते हैं, फिनलैंड का मैप देखते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक यूरोपीय देश है फिनलैंड, यानी यूरोप का मैप आप देखोगे तो वहाँ पर फिनलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बॉर्डर के बारे में देखोगे तो देखो, इसका बॉर्डर में आपको स्वीडन देखने को मिल रहा है ना, नॉर्वे आपको देखने को मिल जाएगा,
साथ में जो रसिया है, इसकी सीमाएं इस देश से यानी फिनलैंड से लगती हैं। साथ में ही ये जो इसकी राजधानी क्या है, तो हेलसिंकी है राजधानी यहाँ पर। और जो बाल्टिक सागर के द्वीपों में से एक एक द्वीप के रूप में स्थित है फिनलैंड। ओके, क्लियर हो गई बात। आइए बात करते हैं अलीबाबा ग्रुप के बारे में। अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ बने हैं एडी वू। कौन बने हैं? एडी वू को अलीबाबा ग्रुप का नया सीईओ बनाया गया है। और साथ में ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, यानी जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उसके रूप में किसे नामित किया गया है? तो जोसेफ त्यासी को। यानी जोसेफ त्यासी क्या हो गए? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो गए। और साथ में ही एडी वू क्या हो गए? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं अलीबाबा ग्रुप के। ओके, अलीबाबा ग्रुप के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चाइना की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। कहाँ की? चाइना की। इसका काम क्या है? तो स्पेशली ये रिटेल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करती है। ठीक है ना। और साथ में इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं, पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेज फैली हुई हैं। इसके अलावा अलीबाबा क्लाउड, अलीबाबा का क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीज़न, बुनियादी ढांचा, डेटा भंडारण, एआई जैसे जो काम है इसके द्वारा, एआई जैसे जो सर्विसेज हैं इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ना। और पूरी दुनिया में आपको इसके उपभोक्ता मिल जाएंगे, पूरी दुनिया में इसके जो है आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी। ओके, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 4 अप्रैल को 1999 में। मुख्यालय इसका चीन के हांगझो में है। और इसके संस्थापक कौन कौन है? तो जैकमा, जोसेफ सी त्यासी, झांग यिंग और जियान हांग जिन इसके संस्थापक रहे हैं इस कंपनी के। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक है वो कौन है, यानी जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस है। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस है। और इनके बारे में हमने कई बार पढ़ा भी है। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जब WHO के महानिदेशक हैं, यानी कि जो हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब 2020 में कोविड का टाइम था, तो उस समय ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था कोविड-19 के टाइम में। तो इस बात से प्रभावित होकर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, समिति है, और उसके जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है थॉमस बाक। क्या नाम है? थॉमस बाक। इनके द्वारा ओलंपिक हाउस में इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि इन्होंने कोविड-19 के टाइम में भी ओलंपिक गेम्स को बढ़ावा देने का काम किया है, जिसकी वजह से इन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, क्लियर है बात? ओके, तो हमने यहाँ पर बात कर ली ओलंपिक ऑर्डर जो अवार्ड है उसके बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, लेट्स मूव जो एक इनिशिएटिव है, ये अभियान चलाया जा रहा है किसके द्वारा? जो ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके द्वारा। इसके पीछे का मोटिव ये है कि लोगों की पहुंच, लोगों को खेल तक पहुंचाया जाए। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर खेल से रिलेटेड, किसी भी गेम से रिलेटेड एबिलिटी है, खेल सकता है, तो उसकी एबिलिटी को पहचान कर उसको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक पहचान प्रदान किया जाए। इसकी वजह से ये अभियान चलाया गया है, लेट्स मूव। ओके, क्लियर। देखिए, जो इसके अध्यक्ष हैं, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके अध्यक्ष हैं बाग। तो उनके द्वारा क्या काम किया गया है आपको ये भी बता दूं। तो सबसे पहले तो 2021 में ओलंपिक कप प्रदान किया गया था WHO को, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 2021 में ओलंपिक कप प्रदान किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। अच्छा, जो ये ओलंपिक कप है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो 1906 में इसकी स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? 1906 में इसकी स्थापना करी गई थी पियरे डी कुपर्टन के द्वारा। पियरे डी कुपर्टिन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी 1906 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब करी गई थी?
23 जून को करी गई थी 1894 में। कब करी गई थी? 23 जून को 1894 में इसकी स्थापना करी गई थी फ्रांस के पेरिस में। संस्थापक कौन थे? तो पियरे डी कुबर्टिन और डी बिकेलास इसके संस्थापक रहे हैं। इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लॉजेन में देखने को मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड के लॉजेन में देखने को मिल जाएगा इसका जो हेडक्वार्टर है। साथ में अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख इसके अध्यक्ष हैं। और इस समय इसके महानिदेशक कौन है? तो क्रिस्टोफर डे केपर इसके महानिदेशक हैं। ओके, क्लियर है। पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात करते हैं। इन दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। समझौता क्या है, किस बारे में देख लेते हैं। तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा जिसकी वर्थ कितनी है? 4.8 बिलियन डॉलर, है ना। और इसके लिए समझौता हुआ है पाकिस्तान और चाइना के बीच में 20 जून को। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है, पंजाब प्रांत है, वहाँ का जो मियाँ वाली जिला है, वहाँ पर ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको बनाया जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। पाकिस्तान के बारे में जानकारी लेते हैं और चाइना के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख जाएगा कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर जो पाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसको भी फ्रीडम मिली थी भारत से एक दिन पहले, यानी भारत को 15 अगस्त को मिली थी, तो इसको 14 अगस्त को फ्रीडम मिली थी, 14 अगस्त 1947। राजधानी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है, ऑफिशियली जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी और उर्दू है। चीन के बारे में बात करें तो चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर एक पार्टी समाजवादी गणराज्य है, यानी एक ही पार्टी का जो नेता है वो एक ही पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं वो चुनकर आते हैं। एकात्मक मार्क्सवादी लेनिनवादी जो विचारधारा है यहाँ पर हावी है। साथ में ही यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। राजधानी बीजिंग है। राजभाषा यहाँ पर मानक चीनी है और मुद्रा यहाँ पर क्या है? तो रनमिनबी है। क्या है? रनमिनबी है। ओके, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं योग दिवस के बारे में। 21 जून को हमने योग डे मनाया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब इसके पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं। कल एक रिकॉर्ड बना है, कहाँ पर? गुजरात के सूरत में। गुजरात के सूरत में जब लोगों को इकट्ठा करके योग कराया गया तो उनकी संख्या देखी गई तो कितनी निकल कर आई? 1.53 लाख निकल कर आई है इनकी संख्या, ठीक है ना। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से गिनीज वर्ल्ड बुक में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया है। और इसके पहले 2018 में राजस्थान के कोटा में जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा था तो उस समय लगभग 1,09,84 प्रतिभागी इकट्ठे हुए थे, लेकिन इसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय योगा डे पर लोगों को इकट्ठा करने का रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर हो गया। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर जो पटेल जी हैं, उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने उनको एक सर्टिफिकेट दिया, एक प्रमाण पत्र दिया है इस रिकॉर्ड के लिए। ओके, तो हमने बात कर ली अभी जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया था उसके बारे में। गुजरात में जो सूरत है वहाँ पर 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाया था। ओके, देखिए साथ साथ में इसके लिए 21 योग स्टूडियो खोलने की योजना बनाई गई है। साथ में ही योगा के लिए 5,000 जो ट्रेनर हैं उनको प्रशिक्षित करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा जब जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा था तो ये जो दिवस था वो साबरमती रिवर फ्रंट, स्टेचू ऑफ यूनिटी, कच्छ का सफ़ेद रण, जो माढेरा सूर्य मंदिर है वहाँ पर लगभग लगभग अगर पूरे सूरत के बारे में बात करें तो लगभग 75 स्थानों पर इसको मनाया गया था। क्लियर हो गई बात। यानी गुजरात के जो 75 स्थान हैं, यानी 75 प्लेसेस हैं, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। ठीक है, देखिए जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत और यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और इस प्रोग्राम में अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय, उनके बीच में भारत यूएस रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, यानी कि जिसका नाम रखा गया है इंडस एक्स, इसको लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? इंडस एक्स नामक जो एक तंत्र, एक पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया है जो भारत का रक्षा मंत्रालय है और जिसमें अमेरिकी रक्षा विभाग के जो लोग होंगे वो शामिल होंगे।
अच्छा, अब इसमें क्या किया जाएगा, किस तरीके से ये जो इंडस एक्स है ये काम करेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो रक्षा का फील्ड है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसके प्रति दोनों देश मिलकर काम करेंगे। नए विचारों को शामिल करने की बात कही गई है, नए जो रोजगार हैं उसका सृजन किया जाएगा, और साथ में ही जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की भी बात कही गई है। और इसके लिए जो भी कैपेबिलिटी होगी, जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, वो दोनों देशों के द्वारा किया जाएगा इंडस एक्स के माध्यम से, है ना। और स्पेशली नौकरी मिलेगी, ठीक है, साथ में ही जो समुद्री सुरक्षा, स्पेशली जो प्रशांत महासागरीय एरिया है उसमें सुरक्षा की बात कही गई है। क्लियर हो गया। तो हमने बात कर ली इंडस एक्स के बारे में, जो एक तरीके से स्टार्टअप के रूप में भी काम करेगा, रोजगार के रूप में भी काम करेगा, और नए जो रोजगार के साथ साथ में जो नए विचार हैं उसको भी जो इनोवेशन आइडियाज हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है वहां पर स्पेशली इन दोनों देशों के द्वारा काम किया जाएगा, उसकी सुरक्षा के लिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई है। ओके, यानी भारत और यूएसए ने। देखिए, जो बात की जा रही है यहाँ पर, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन क्या है? डिसीजन है कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, यानी CIL के बारे में। और ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और ये भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत उसके दायरे में आएगी। ओके, यानी जो कंपटीशन एक्ट है उसके तहत आएगी। कौन? अब जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, वो। अच्छा, इसके ऊपर जवाब देते हुए KM जोसेफ, BV नागरत्ना और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ बनाई गई थी, जो ये जस्टिस की पीठ है, इस पीठ ने ऐसा आदेश दिया है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो हमने बात कर ली यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो एक PSU है यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, वो भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में आ गई है। देखिए, जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो गलत तरीके से कोयले की खदानों से कोयले को निकाल रही थी और उसकी आपूर्ति कर रही थी, जिसके ऊपर केस किया गया था। और इस केस के ऊपर ही डिसीजन लेते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डिसीजन ले लिया है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत काम करेगी। ओके, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको हम CCI कहते हैं, देखो ये राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। ये स्पेशली बाजार प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, यानी बाजार पर जो मार्केट है उसमें जो कंपटीशन होता है, उसमें जो गतिविधियां होती हैं उसको लेकर काम करती है। और एक तरीके से भारत में जो कंपटीशन है बाजार को लेकर, उसके लिए एक सही माहौल क्रिएट करती है, जिसके लिए ही बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो PSU कंपनी है एक तरीके से कोल इंडिया लिमिटेड, उसको भी प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत जो नियम कानून है उसको मानना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आप सबको? देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता जी इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नए सेशन के साथ में, नए न्यूज़ के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।